नमस्कार। जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुरे। दर्शकों, पर्यावरण और मानव का रिश्ता बहुत गहरा और अटूट है। ये गहरा कुछ इस कदर है कि जिस तरह का व्यवहार हम प्रकृति के साथ करते हैं, प्रकृति भी सेम वैसा ही व्यवहार मनुष्य के साथ करती है। और अगर बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य अपने दैनिक हर कार्य के लिए प्रकृति पर निर्भर है। तो मनुष्य के स्वास्थ्य और स्वस्थ पर्यावरण के लिए आवश्यक है कि हमें पर्यावरण का संरक्षण और उसकी जागरूकता के बारे में जानकारी हो। तो आज का हमारा विषय भी इसी से संबंधित है, पर्यावरण जागरूकता एवं संरक्षण। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर कल्याण सिंह रावत जी, जो एक पर्यावरणविद हैं और इसी के साथ ये पद्मश्री से सम्मानित हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर कल्याण सिंह रावत जी। इनके दादाजी और पिताजी दोनों ही फॉरेस्ट में काम करते रहे हैं और इसी के बाद इनका जो लगाव है ये पर्यावरण से उसी वक्त से रहा, तभी से ये पर्यावरण के क्षेत्र में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पे करती हूँ। सर, जिस तरह से मैंने बताया कि आपका पर्यावरण के क्षेत्र से बहुत गहरा लगाव यहाँ पर रहा है, तो मेरा पहला प्रश्न भी यही है कि मानव और पर्यावरण का जो संबंध है उसे किस तरह देखते हैं आप? ये तो अटूट है जी। और हम लोग कहा जाता है कि वी आर गेस्ट ऑफ द प्लांट। हम इस पौधे इसमें पृथ्वी पर हम एक मेहमान के रूप में आए हैं और जो कुछ भी पृथ्वी में है ये सब हमारा और प्रकृति का एक ऐसा रिश्ता है कि हमको मिल कर के चलना है। जब तक हमारा आपस में समन्वय नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो प्रकृति ने जो भी हमें दिया है, जीवन के जो सबसे बड़े जो संसाधन दिए हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। जीवन के लिए तीन ही चीज़ हैं, या तो भोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और पानी चाहिए। ये तीनों प्रकृति हमें देती है और इसीलिए हम इस पृथ्वी पर जिंदा हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इस पृथ्वी के इन प्रकार प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए आगे आएँ और चिंतित रहें। जी। तो ये इस तरह से कि जिस तरह से हमारे पास एक बहुत अटूट भंडार हमारे पास है। आप देखिए, उत्तराखंड की अगर मैं बात करता हूँ, हिमालय हमारे पास है, बड़े बड़े बांस के बुरांस के जंगल हमारे पास हैं, हमारे पास देवदार और चीड़ के जंगल हैं। अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो साल सागौन के जंगल हैं। कितनी विविधता है हमारे उत्तराखंड में, और उसी प्रकार से यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें भी विभिन्नता है। तो ये हम प्रकृति ने जो उपहार हमें दिए हैं, इन उपहारों को बचाने की जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए और हमें इनके प्रति चिंतित रहना चाहिए। और हमें ये चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए इनको और अच्छा परिष्कृत करके, अच्छा बना करके सौंपें, ताकि वो भी एक अच्छा जीवन जी सकें। तो इसलिए प्रकृति का और मनुष्य का बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है और जो हमारे बीच में जो समन्वय है, इसको हम सौहार्दपूर्ण रूप से बनाते रहें, आगे बढ़ाते रहें, तो तभी जाकर हम पृथ्वी को बचा सकते हैं। रावत जी, पर्यावरण का संरक्षण हम कैसे करें? इससे पहले ये आवश्यक है कि लोग ये समझे कि पर्यावरण संसाधन जो है वो किस किस तरह के हैं, कहाँ कहाँ हम उन्हें देख पाते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। जब तक हम अपनी पर्यावरण को नहीं समझ पाएंगे, हमारे पास प्रकृति ने क्या क्या चीज़ हमें विरासत में दी है, तब तक हम उसके संरक्षण की भी बात नहीं कर सकते हैं। तो हमें देखना होगा कि हमारे पास है क्या। आप देखें कि हम हिमालयी राज्य में हैं और हिमालयी राज्य में हमारे पास सबसे बड़ा हिमालय है और इतना खूबसूरत हिमालय कि इसमें लगभग ऊंची ऊंची चोटियां से लेकर हम कहेंगे कि हमारे नंदा देवी जैसी चोटी हमारे पास है और 100 से अधिक चोटियां ऐसी हैं हिमालय में जिनकी ऊंचाई लगभग 6000 से ऊपर है, मीटर से ऊपर है। तो ये इतना बड़ा हिमालय हमारे पास है। हिमालय के अगर नीचे की तरफ आते हैं तो फिर हमारे पास लंबे चौड़े बुग्याल हैं, घास के मैदान, जिनको कि मीडो कहा जाता है, एल्पाइन पास्चर जिनको कहते हैं। तो इतने खूबसूरत बुग्याल हमारे पास हैं कि मैं समझता हूँ कि इतने खूबसूरत बुग्याल ही शायद किसके पास होंगे। 200 से अधिक बड़े बुग्याल हमारे उत्तर, अगर हम कहेंगे कि पिथौरागढ़ से लेकर और आपके उत्तरकाशी के सीमांत क्षेत्र में पसरे हुए हैं, और वो इतनी बहुमूल्य कृति है कि जहाँ एक से एक प्रकार के जड़ी बूटियाँ हैं, एक से एक प्रकार के दुर्लभ जीव हैं, और ये कहेंगे कि वो पूरी प्रकृति ने सारे खजाने वहाँ भर करके रखे हुए हैं। उसके बाद अगर नीचे की तरफ आते हैं तो पूरे कॉनिफर्स के जंगल हमारे पास लगते हैं, देवदार है, चीड़ है, उसके बाद रांगा के जंगल हैं, रुई के जंगल हैं, भोजपत्र के जंगल हैं, विविधता है हमारे पास।
और मध्य हिमालय की तरफ आते हैं तो फिर हमारे पास बांज के जंगल हैं, मिश्रित जंगल हैं, बांज बुरांस के जंगल हैं, और फिर हमारी बसासतें हैं, गांव हैं, उनमें सब हैं। और फिर नीचे अगर हम तराई क्षेत्र की तरफ चले जाते हैं तो फिर बड़े बड़े साल, सैगौन और इस तरह के बड़े कीमती जंगल हमारे पास हैं, घने जंगल हैं। यही सारी प्रकृति की जो उपहार है ये हम लोगों को दिया है, और इतना उपहार किसी और को नहीं दिया है। कि कई राज्य ऐसे हैं जिनके पास हिमालय नहीं है, कई राज्य ऐसे हैं जिनके पास बुग्याल नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास, उत्तराखंड के पास प्रकृति ने सब कुछ सौंपा है। शायद हम लोगों के प्रति प्रकृति इतनी ज़्यादा उदार है, और हमारा संरक्षण का जो भाव उसको देख करके ये प्रकृति हमको सौंपी है। तो हमको भी चाहिए कि हम इस प्रकृति के इस उपहार को, इस विरासत को संजो करके रखें, इसको आगे बढ़ाने के काम करें, आने वाली पीढ़ी के लिए उसको और अच्छा बना करके दें, और ये संरक्षण का भाव हमारे पास होना चाहिए। तो ये सारे हमारी जो उत्तराखंड की है इसमें बहुत विविधता है, और इस विविधता को बचाने के लिए हमें आगे काम करना चाहिए, और इसके बारे में अपनी आने वाली पीढ़ी को भी बताना चाहिए। आप देखेंगे कि हिमालय में इतनी अच्छी चोटियाँ हैं, शेरिंग, लॉन्गस्टॉफ और ऐसे बड़े बड़े जो पर्वतारोही थे, उन्होंने कहा अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं हिमालय की तो वो हमारे उत्तराखंड में है। तो ये इतनी सुंदर बातें लोग हमारे पहाड़ के बारे में कहते हैं, हमारे हिमालय के बारे में कहते हैं, और वही हिमालय जहाँ एक से एक प्रकार के जीव जंतु हैं। आप देखिए विविधता भी कितनी है वहाँ। आपको वहाँ कस्तूरी मृग होता है, स्नो लिपार्ड होता है, आपका वहाँ कई प्रकार के जो बकरियों की जाति के जंतु होते हैं वो वहाँ होते हैं। तो और इस ब्राउन बियर होता है, और लाल पांडा होता है, एक से एक मतलब दुर्लभ जंतु जो और नहीं है वो हमारे पास है। तो ये हिमालय के इस गोद में सारे जीव जंतु, ये इतनी बड़ी कीमती धरोहर हमारे पास हैं। अगर आप बुग्यालों की तरफ आते हैं तो हमारे पास देखिए एक से एक बड़ी जड़ी बूटियों के भंडार पड़े हुए हैं। आप देखें कि दुनिया की कोई ऐसी दवाई नहीं होगी जो हमारी हिमालय पास नहीं है। तो इसलिए आयुर्वेद के सबसे बड़े जो वो रहे हैं, ज्ञाता रहे हैं, उन सब लोगों ने यही हिमालय में अपने आश्रम बनाए थे, चाहे वो चरक हों, चाहे वो आपके ये कई लोग हैं से जिन्होंने कि इस पे काम किया है। तो इस तरह से ये धन्वंतरी जैसे वैद्य जो हैं उनके आश्रम यहीं थे, और सारे हिमालय की जड़ी बूटियों के परस्करण करके बाद जो यहाँ जड़ी बूटियों के जो वो बनते थे, वो बड़े बड़े राजाओं का आपने सुना होगा, इतिहास में है कि चंद्रगुप्त तक भी जो है यहाँ की दवाइयाँ जाती थी। तो ये था हिमालय की जड़ियाँ। और अगर आप कहें कि आप रामायण का एक किस्सा आता है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है तो सुषेण वैद्य सबसे पहले कहते हैं कि अगर लक्ष्मण जी की जान बचानी है तो हिमालय में द्रोणागिरी पर्वत पर जाना पड़ेगा और वहाँ से संजीवनी लानी पड़ेगी। आप देखिए वो संजीवनी भी हमारे पास है ना। तो ये कितना बड़ा भंडार हमारे पास है, अमूल्य भंडार है। तो ये हमारे बुग्यालों में पसरा हुआ है। आप देखिए जब बुग्याल में फूल खिलते हैं तो वहाँ की रौनक पूरी दुनिया की, सारा दुनिया उसमें जो है फीका लगता है। तो इतना खूबसूरत बुग्याल हमारे पास है। आप देखिए उत्तरकाशी से लेकर और पिथौरागढ़ तक, आप इतने कहेंगे कि उधर छिपलाकोट में और पिथौरागढ़ में है, ब्यास चौदास की घाटी है। आप सबसे ज़्यादा बुग्याल हमारे चंबुली जनपद में है, आली है, गुरसों है, आपके पास इधर बैदनी बुग्याल है, भूना बुग्याल है, आपका उधर चिनाब बुग्याल है। आप इधर उत्तरकाशी की तरफ चले जाएंगे तो फिर आपके पवाली बुग्याल है, उधर से दयारा बुग्याल है, गिदारा बुग्याल है, और उत्तरकाशी की तरफ चले जाएंगे तो आपका केदार कांठा बुग्याल है, और उधर हर की दून बुग्याल है। आपका ये कई बुग्याल हैं वहाँ की, कितनी लिस्ट बताएं कि एक से एक बढ़ करके बुग्याल है। तो ये सारा जड़ी बूटियों का भंडार जो कि 3500 मीटर से ऊपर लगते हैं, कि पृथ्वी ने इस ढंग से बनाए हैं कि 6 महीने वहाँ बर्फ़ पड़ जाती है कि कोई इनसे छेड़खानी न कर सके, और जब पिघलते हैं तो तब एकदम वहाँ फूलों की बहार आ जाती है, और 6 महीने तक वहाँ पूरी ऐसा लगता है कि देवभूमि इसीलिए इसका नाम पड़ा। आप नीचे की तरफ आते हैं तो घने जंगल है, बांज बुरांस के जंगल हैं, पानी के भंडार हैं सारे। जो हमारे अगर कहेंगे उत्तराखंड के लिए जो सबसे ज़्यादा पानी के भंडार हैं तो यही जो चौड़ी पत्ती वाले हमारे बांज के जंगल हैं, बुरांस के जंगल हैं, मिश्रित जंगल हैं। ये जंगल ही हमें पानी देते हैं। वैसे तो हिमालय से ग्लेशियरों से पानी आता है, गंगा, यमुना, गौरी, काली सब आते हैं,
लेकिन ये नदियाँ ज़्यादा हमारे पहाड़ के लिए उपयोगी नहीं होती हैं। इस केवल हम बिजली बनाते हैं, बांध बना करके उसकी बिजली भी हमको कम मिलती है, उत्तर प्रदेश और राज्यों को ज़्यादा मिलती है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे जीवन देने वाली नदियाँ हैं वो हैं जो जंगलों से निकलती हैं, गैर हिमालयी नदियाँ, चाहे कोसी हो, गगास हो, आपके ये पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार से लेकर आपके रामगंगा, ये सारी नदियाँ और कमल नदी तक, ये नदियाँ हमारे लिए जीवन है। और ये कहाँ से निकलती हैं? ये हमारे हरे भरे बांध के बुरांस के जंगलों से निकलती हैं। राव जी, यहाँ पे फिर एक प्रश्न ये भी उठता है कि हमारी जो आवश्यकता है, अगर हम प्रकृति की बात करें तो हमें किस तरह के जंगल की आवश्यकता है आज की तारीख? नहीं, वही मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो हमारे इस पहाड़, पूरे उत्तराखंड को पहले अरण्य प्रदेश कहा जाता था। अरण्य का मतलब होता है जंगल। इतना घना जंगल था, पूरा हिमालय तक कोई घुस नहीं पाता था। पूरे बांज और बुरांस के चौड़ी पत्ती वाले जंगल हुआ करते थे। और आज भी हमारे उत्तराखंड में बांज को पहाड़ का सोना कहते हैं, हरा सोना। हरा सोना है बांज, जिसका हर चीज़ हमारे काश्तकारी से लेकर जानवरों तक के ये बांज काम आता है। तो उसमें इस तरह के जंगल थे, यहाँ पूरा जंगल भरा था पूरा उत्तराखंड में। तो ये यही जंगल हैं जिन जंगलों से सबसे ज़्यादा पानी के स्रोत निकलते हैं। आप आज हमारे ज़्यादातर हमारे उत्तराखंड में आजकल देखेंगे तो सारे चीड़ के जंगल हो गए, लेकिन चीड़ के जंगल से पानी नहीं मिलता हमें। वो थोड़ा ज़मीन को शुष्क बना देता है, उसमें पानी कम होता है। लेकिन जहाँ बांध के जंगल हैं, आप सुनेंगे तो बांध के जंगलों से ही ज़्यादातर हमारे पानी के स्रोत निकलते हैं। राव जी, तो क्या यही वजह है जो हमारे पानी के जो स्रोत हैं वो सूखने लगे हैं? हाँ, अगर जंगल कम होंगे तो पानी के स्रोत सूखेंगे। और वही हो रहा है कि जिस तरह से धीरे धीरे बांध के जंगलों का विनाश हुआ और उसके एवज में हमारे पास चीड़ के जंगल खड़े हुए। आज हमारे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा चीड़ के जंगल है, 27% करीब। और जो बांध के जंगल का भी, हम इस बांध के जंगलों के वो हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे। आज हमारे पास बांध घट करके बहुत सीमित जंगल रह गए हैं। और जहाँ भी बांध के जंगल हैं वहाँ चीड़ का अतिक्रमण हो गया है, उसके अंदर भी बांध चीड़ घुस करके उसने बांध को प्रदूषित कर दिया है। तो इस प्रकार से आज इसीलिए हमारे पहाड़ों में जो पानी के स्रोत सूख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो बांध जैसे जो जंगल हैं ये कम हो गए हैं, और चीड़ जैसे जंगल जो हैं जो पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और पानी कम देते हैं, वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये सबसे बड़ा एक हमारे ये कहेंगे कि हमारे उत्तराखंड में जल स्रोतों के सूखने की एक कारण ये भी है कि हमारे पास जो परंपरागत जो हमारे जंगल थे वो सिकुड़ते जा रहे हैं, और जो चीड़ के जंगल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो राव जी, जब भूगर्भीय पानी है, इसके संरक्षण के लिए हमें किस तरह से उपाय करने चाहिए? सबसे पहले तो हमें जंगल बचाने होंगे, और वो जंगल जो हमें पानी देते हैं, मिश्रित जंगल है, बहुत अच्छे होते हैं। मिश्रित जंगल में बांध, बुरांस और इस तरह के जो मिश्रित जंगल हैं, काफल जैसे जंगल, इन जंगलों का एक अपना परितंत्र होता है, और वहाँ बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होती है। तो इस तरह के बांध के जंगल, चौड़ी पत्ती वाले जंगल अगर हमारे पास होंगे तो हमारे पानी के स्रोत नहीं सूखेंगे। दूसरी बात, इस चीड़ के जंगल के अगर हम थोड़ा सा किनारा कर दें, चीड़ के जंगलों को जहाँ विशेष जंगल बांध के नहीं उग पाते हैं, तो वहाँ के चीड़ के जंगलों को हम वैज्ञानिक ढंग से उनका प्रबंधन करें, तो वो भी हमारे लिए काम है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि चीड़ हमारे लिए काम का नहीं है। अंग्रेज़ जब यहाँ आए थे तो उन्होंने तो पूरे उत्तराखंड में केवल बांझी बांध देखा, तो उन्होंने कहा इस बांध का हम क्या करेंगे, हमें तो कुछ ऐसे पेड़ चाहिए जो हमको कुछ दे सकें, हमारा इनकम बढ़ा सकें। तो वो बाहर से जो है चीड़ के बीज लेकर के आए थे। पहले चीड़ यहाँ कुछ होता था लेकिन कम मात्रा में था। बाहर ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड से वो चीड़ के बीज लाए और उन्होंने पूरे उत्तराखंड में चीड़ के बीजों को बोया, और उसके बाद ये धीरे धीरे ये चीड़ के जंगल जो हमारे बढ़ने लगे। उनकी सोच ये थी कि जब चीड़ के जंगल होंगे तो चीड़ से एक प्रकार का तरल चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसको रेजिन कहा जाता है, लीसा। और लीसा से बनता है तारपिन का तेल, लीसा से बनता है बिरोजा, वो बहुत कीमती बिकता है। और जो ये लकड़ी है चीड़ की, ये टिम्बर वाली लकड़ी है, इससे हम जो तख्ते हैं, कड़ियाँ हैं, इस तरह की बनती हैं। उसमें रेलवे लाइन बिछाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी, तो सबसे अच्छी लकड़ी उसमें ये थी। और चीड़ जो है सबसे ज़्यादा रेपिडली जल्दी ग्रोथ हो जाता है और जल्दी लीसा देने लगता है। तो जब उन्होंने लीसे के जंगल ठेके में दिए तो उनको राजस्व मिला, उनकी इनकम हुई। और इधर उन्होंने बांध के जंगल काटे, क्योंकि मसूरी, नैनीताल और ऐसे ठंडे जगह में अंग्रेज जब रहते थे तो उनको आग तापने के लिए अच्छी लकड़ी की ज़रूरत थी जिसके कोयले खूब देर तक झलकते रहे। तो उन्होंने सारे बांध के जंगलों को काट करके कोयला बनाया और
बांध का विनाश किया। जहां बांध के जंगल खाली हुए वहां चीड़ के बीज आकर के उन्होंने अपना उसकी घर जगह बना ले ली। लिया जी, बिल्कुल। और धीरे धीरे बांध के जंगलों के बीच में चीड़ के जंगल फैलने लगे और वो जंगल आज तक बढ़ते गए। बिल्कुल। तो ये आज इसलिए सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है कि आज चीड़ के जंगलों का हम प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। और इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। 1980-81 में एक अधिनियम बना था भारत सरकार का कि 1000 मीटर से ऊपर आप हरे पेड़ों का पातन नहीं कर सकते हैं। 10 साल के लिए ये रोक लग गई थी जी। और उसमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ये 3 राज्यों में था और 10 साल के लिए लगा था। अब 10 साल के बाद आज 2025 हो गया, वो रोक अभी तक लगी है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि चीड़ बेतहाशा बढ़ता चला गया, बांध धीरे धीरे घटता गया। जहां बांध के जंगल थे वहां भी चीड़ चले गया। और क्या होता है कि इन पेड़ पौधों में आपसी संघर्ष होता है, तो जो जल्दी ऊपर बढ़ जाएगा वो और पेड़ों को दबा देगा। इसी प्रकार से बांध खत्म होने लगा और आज बांध के जंगल जो प्रदूषित होकर के चीड़ के जंगलों में बदल रहे हैं, इसका कारण ये है। बिल्कुल। तो रावत जी, क्या आपको लगता है जलवायु परिवर्तन एक बहुत मुख्य मुद्दा है हमारे समाज में, क्योंकि इसकी वजह से जैसे हम देख रहे हैं कि बुरास आप कह रहे हैं समय से पहले उग रहा है, ग्लेशियर लगातार पिघलते जा रहे हैं, तो जलवायु परिवर्तन की जो एक बहुत मुख्य मुद्दा आपको लगता है आज की डेट में? बिल्कुल, जलवायु परिवर्तन तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। पूरे वैज्ञानिक इस पर चिंतित हैं कि हम पृथ्वी को बचाएं तो बचाएं कैसे। आज पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है 8 अरब तक पहुंच चुकी है और हम भारत वाले सबसे ज़्यादा जनसंख्या में नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। लगभग 140 करोड़ से ऊपर हम पहुंच चुके हैं। अब इतने लोगों के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? जंगल होंगे जब हमारे पास, हरियाली जितनी ज़्यादा होगी उतनी ऑक्सीजन हम लोगों को मिले। उल्टा क्या हो रहा है कि जंगल घट रहे हैं और जनसंख्या बढ़ रही है। दूसरा, पानी चाहिए, तो पानी तभी मिलेगा जब हिमालय भी जिंदा रहेगा और पेड़ पौधे भी जिंदा रहेंगे, पानी के स्रोत जिंदा रहेंगे। आज स्थिति यह है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो लगभग 60% पानी हम खर्च कर चुके हैं जी। अब नीचे पानी ही नहीं है। आगे अब कहाँ से वाली पानी पीढ़ी के लिए लाएंगे? दिक्कत है। अभी स्थिति आपने देखा होगा कि दक्षिण अफ्रीका का एक शहर था केप टाउन, उस केप टाउन को पानी के लिए अपना शहर ही छोड़ना पड़ा। आज सारे लोग वहाँ से चले गए हैं, पूरा शहर खाली हो गया है जी। तो ये पानी इतना बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो जो आप जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं उससे पूरा उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग का असर पड़ रहा है। जो हिमालय के हमारे ग्लेशियर हैं लगातार पिघल रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि जो हमारी भागीरथी नदी है, भागीरथी 185 ग्लेशियरों का पानी आता है उसमें, और 13% ग्लेशियर वहाँ पिघल चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। उसी प्रकार से अलकनंदा घाटी से जो बद्रीनाथ से जो नदी आती है अलकनंदा, उस घाटी में 126 ग्लेशियरों का पानी उसमें आता है और उसमें 11% जो ग्लेशियर हैं वो पिघल चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। उसी प्रकार गोरी और काली में 60 ग्लेशियरों का पानी आता है और वहाँ 16% ग्लेशियर पिघल। ये ग्लेशियर पिघल ही नहीं, पीछे की तरफ खिसक गए। आप देखिए गंगोत्री ग्लेशियर है 25 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा है, आज वो कई किलोमीटर पीछे खिसक गया है। एक दिन जब वहाँ ग्लेशियर ही नहीं होगा तो भागीरथी कहाँ से आएगी, अलकनंदा कहाँ से आएगी? कितना बड़ा संकट हमारे सामने आ रहा है। और आज देखिए हिमालय में वो बर्फ़ भी पिघलनी शुरू हो गई जो कभी नहीं पिघलती थी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरा हिमालय अछूता है। और आप अभी वाइडर इंस्टीट्यूट का भी एक वो था कि पूरे हिमालय में बड़ी बड़ी झीलें बन चुकी हैं। एक झील ने हमको सताया था 2013 में, जबकि केदारनाथ में बाढ़ आई थी, 5000 अधिक से लोग उसमें मारे गए थे और बहुत बड़ी हमें हानि हुई थी। और आप देखिए कि अब इस समय कई सैकड़ों झीलें बन चुकी हैं जो तेज़ी से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बर्फ़ पिघल करके छोटे छोटे अस्थायी कुंडों में झीलें बन चुकी हैं और वो झीलें अस्थायी बनी हैं। अब आप देखिए कि जो हमारा हिमालय का जो क्षेत्र है ना, ये टाइप 5 में आता है भूकंपीय क्षेत्र में। टाइप 5 का मतलब जहाँ 7 और 8 के बीच मैग्नीट्यूड का कभी भी भूकंप आ सकता है। और आप देखिए कि अभी एक भूकंप आया था अभी आपके थाईलैंड, और वहाँ क्या तबाही मची थी, 7.7 का था। और वो यही इसी स्थिति में हमारा हिमालय भी है। तो अगर बताए कभी भगवान न करे ऐसा हो कि कभी ऐसा भूकंप आ गया तो जो हिमालय में जो झीलें बनी हैं, सैकड़ों झीलें जो बन रही हैं आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इनका क्या हाल होगा? ये टूटेंगे और टूटे आने से क्या होगा? भूकंप से तो मरेंगे ही, बाकी जो बाढ़ आएगी उससे भी और लोग मरेंगे। तो ये सबसे बड़ा संकट है पहाड़ पे, हिमालय पे, ये हमें समझना होगा। और दूसरी तरफ जो इस तरह से धीरे धीरे हमारे हिमालय के जो बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है, जलवायु परिवर्तन से ग्लेशियर जो है ना
वो पीछे की तरफ पीछे खिसक जा- गए। अभी मैं बात कर रहा था बुग्यालों की। बुग्यालों में जो पेड़ पौधे उगते हैं वो उनके लिए एक टेम्परेचर होता है कि इतने कम तापक्रम पर वो पौधे अच्छे खिलते हैं। और वो टेम्परेचर किसके कारण है? इनके अगल बगल जो है ग्लेशियर है। अब वो ग्लेशियर पिघल पिघल करके तो बहुत पीछे चले गए, लेकिन वो जगह तो वहीं पर है। अब उन पौधों को वो जलवायु नहीं मिल पा रही है, तो क्या होगा? वो पौधे पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, नहीं हो पाएंगे तो एक दिन ऐसा होगा लुप्त हो जाएंगे। जी। तो आज 26 से ज़्यादा जो ये हैं प्रजातियां हैं हिमालय में लगातार जो हैं वो लुप्त होती जा रही हैं। तो ये बड़ा संकट बुग्यालों पर भी है, हिमालय पर भी है और हमारे वनों पर भी है। तो राव जी, इसके लिए तो लगातार कार्य यहाँ पे किया जा रहा होगा, वैज्ञानिक भी लगे हुए होंगे, तो संरक्षण के क्या उपाय आपको लगता है इस वक्त किए जा रहे हैं और किस लेवल में किए जाने चाहिए? नहीं, संरक्षण के लिए तो पहले हमें जागरूकता करनी पड़ेगी। जी। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, अपने प्राकृतिक संसाधनों को नहीं समझेंगे, तब तक हम संरक्षण की बात भी नहीं कर सकते। जी। मेरे घर में जो चीज़ है, कहाँ क्या चीज़ है, सोना चांदी है या अनाज जो भी है, जब मुझे पता होगा कि मेरे पास ये सब कुछ है, तो तभी तो मैं भाव आ गया कि मुझे वो भी बचाना है, वो भी बचाना है, वो भी बचाना है, कहीं चोर न ले जाए। तो इसी तरह से हमारी जो प्रकृति है इसको भी हमें बचाना है कि हमारे पास जंगल है, हमारे पास नदियाँ हैं, हमारे पास पानी के भंडार हैं, हमारे पास खेती है, इनको हमें बचाना है। राव जी, आपको लगता है कि अगर प्रकृति के साथ हमारा भावनात्मक जुड़ाव होगा तभी हम संरक्षण और जागरूकता की बात कर सकते हैं? बिल्कुल, जब तक हम भावनात्मक रूप से अब जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम प्रकृति को बचा ही नहीं सकते जी। हैं। हम एक पेड़ लगाने की बात करते हैं, आज एक पेड़ लगा करके हम चले जाते हैं, लेकिन उस पेड़ से मेरा भाव ही नहीं जुड़ा है। जी। मैंने केवल एक औपचारिकता निभाई है, उसके बाद मैं चले गया। अब उस पेड़ को पानी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, कौन बचाएगा उसको? कौन पानी देगा उसकी उसको? देखभाल भी करनी है। तो जब तक मेरा भाव उससे जुड़ जाएगा तो मैं ज़रूर उस पानी पहले कहूँगा उसको, यार पेड़ लगाया था मैंने, उसको पानी चाहिए, कि पानी देना है उसको, यार कि उसको जानवर न खा जाएं तो उसके चारों तरफ से मैं लकड़ी लगाऊं। ये भाव है। जब इस तरह का संरक्षण का भाव आएगा तब हमारे लगाए गए पेड़ भी जिंदा रहेंगे, हमारे जीव जंतु भी जिंदा रहेंगे। इन जीव जंतु को नहीं मारना है, ये हमारी प्रकृति के आधार है। तो ये तो भाव आना चाहिए। जी। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी में, अपने बच्चों में प्रकृति के भावों को पैदा करें। केवल पढ़ने से नहीं होता है। हम शिक्षा में पढ़ा दें बच्चों को कि भाई ये तुम्हारे इतने बुग्याल हैं, ये जंतु होते हैं, इस तरह से होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन जब तक हमारा भाव नहीं है, जब तक हम प्रकृति से जुड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा वो ज्ञान अधूरा है। राव जी, आपने क्षेत्र में इतने सालों से कार्य किया है कि आपको लगता है, जैसे आप आगे आने वाली पीढ़ी की बात कर रहे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो अपने आप को प्रकृति से जोड़ पा रही है? कितना आप देख रहे हैं उनके बीच में जुड़ाव? मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से हमारी शिक्षा जा रही है उसमें अधिकांश जो नई पीढ़ी है वो प्रकृति से संरक्षण के भाव की तरफ उनका ध्यान कम है। जी। तो मुझे लगता है कि इस तरफ हमें शिक्षा में एक ऐसा तारतम्य जोड़ना पड़ेगा कि बच्चे जो हैं ज़्यादातर अपनी प्रकृति में जाएं, अपनी प्रकृति को समझें। अब प्रकृति ने जो प्राकृतिक जो संसाधनों को हमको सौंपा है उसको संरक्षण का भाव जब तक नहीं आएगा तब तक हम पृथ्वी को बचा नहीं सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि शिक्षा में इन भावों को डाला जाए, समावेश किया जाए, बच्चों को प्रकृति तक लिया जाए, उनको बुग्याल दिखाए जाएं, उनको जंगल दिखाए जाएं, उनके जंगलों के लाभ दिखाए जाएं। जब वो प्रकृति में घूमेंगे तो अपने आप उनको तब लगेगा कि वास्तव में अगर प्रकृति नहीं होगी तो फिर हमारा जीवन भी बेकार है। जी। हमें ये ऑक्सीजन कौन देगा, हमें पानी कौन देगा? जब समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो जाएंगी तब हम चैतन्य होंगे, तो तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। राव जी, यहाँ पे एक पॉइंट वो भी आता है, जैसे वनों में आग लगती है, वनाग्नि की हम बात यहाँ पे करेंगे। वनों में आग लगती है उस वक्त काफ़ी दिक्कत है, जब आग लग जाती है तब हम सोचते हैं अब इस आग को कैसे बुझाना है, पहले हम क्यों नहीं प्लानिंग करते? बिल्कुल सही है। हम तो तब जागरूक होते हैं जब आग लग चुकी होती है। हम पहले से ही उसकी व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? ये हमें समझना होगा कि हमारे इतने बड़े जंगल हैं और जंगल जब जलते हैं तो इन जंगलों को जलाने में सबसे बड़ा हाथ चीड़ का है। जी। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे पास चीड़ के जंगल हैं और अभी गर्मी का मौसम लगता है तो चीड़ की पत्तियां गिरती हैं और गिर करके इतना बड़ा बिछौना जैसा ज़मीन पर लग जाता है। उसकी पत्तियों में एक वैक्स होता है और लीसा भी होता है। वो इतना ज्वलनशील होता है कि अगर चीड़ की पत्तियों में अगर आग लग गई तो उसकी आग इतनी खतरनाक होती है जिसको हम क्राउन फायर बोलते हैं। एक तो ग्राउंड फायर होती है, दूसरा क्राउन, ऊंची ऊंची लपटें निकलती हैं। उसकी आग को बुझाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो जंगल का जंगल जल जाता है और जब जंगल जलता है तो उसमें जितने भी जीव जंतु हैं, उनके घोंसले हैं, पक्षियों के घोंसले हैं, सारे जल जाते हैं। तो एक केवल पेड़ का नुकसान नहीं हुआ बल्कि इतने जीव जंतुओं को जिनको हम बना नहीं सकते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और किसी भी जंगल की जो सबसे बड़ी धरोहर होते हैं उसके बायोडाइवर्सिटी होती है, उसके जीव जंतु होते हैं जो उस परितंत्र के हिस्सा होते हैं।
तो वो भी नुकसान हो जाता है। और सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है कि हमारा हिमालय एक तो ग्लोबल वार्मिंग की मार झेल रहा है, और दूसरा जब जंगलों पे आग लगती है तो उससे जो कार्बन निकलता है वो सीधा हिमालय पर जाता है, और उसी कार्बन से जब ग्लेशियर जो तेज़ी से पिघल रहे हैं उसका कारण कार्बन है। तो वो कार्बन हमारे सारे जब यहाँ लगता है। और दूसरा क्या है कि हमारा जो पर्यटन है जी, क्यों आता है आदमी यहाँ घूमने के लिए? इसलिए आता है कि पहाड़ को देखने के लिए, हरियाली देखने के लिए, जंगलों को देखने के लिए, हिमालय को देखने के लिए। और जब वो आता है तो चारों तरफ धुआं लगा होता है, तो वो क्या देखेगा? वो क्या प्रकृति को देखेगा कि यहाँ तो सब कुछ जल रहा है? तो ये इस तरफ हमें अवेयरनेस करना पड़ेगा। और अकेला विभाग, वन विभाग आग नहीं बुझा सकता है जब तक जन सहभागिता न हो, जन जागरूकता न हो। तो राउत जी वही बात आती है कि जन सहभागिता, जन जागरूकता कैसे जगाई जाएगी? इसके लिए तो हमें पहले शिक्षा में जोर देना होगा। हमारे शिक्षा में इन भावों को डालना पड़ेगा, प्रकृति का भाव डालना पड़ेगा, संरक्षण का भाव डालना पड़ेगा, और उसको अपने प्राकृतिक संसाधनों को समझने की बात करें। मैं अभी देख रहा हूँ हमारे उत्तराखंड की जो किताबें हैं उनमें ज़्यादातर हमारा जो हिमालय, बुग्याल, इनके बारे में कहीं दिखाई नहीं दे देता है। तो बच्चे समझेंगे क्या कि हमारे पास असली इतनी कीमती धरोहर क्या क्या है? तो इसके बारे में समझाना होगा। तो इसलिए बच्चों को समझाना होगा कि वो इन जंगलों को बचाएं, क्योंकि जंगलों से ही हमें ऑक्सीजन मिल रही है। आज 3 बिलियन टन कार्बन जो है वो हमें बचाना है, स्टॉक करना है। तो कार्बन कौन स्टॉक करेगा? आदमी थोड़ी करेंगे। कार्बन स्टॉक करेगा हरे पेड़ पौधे। और ये पेड़ पौधे कहाँ से करेंगे? कि कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा हो रही है वायुमंडल में, गाड़ियों के द्वारा, जंगल जलने के द्वारा, बड़े बड़े ताप बिजली घर जल रहे हैं उनसे द्वारा जो धुआं, जो कार्बन आ रहा है, उस कार्बन को हमें कहीं स्टॉक करना है। तो ये हरे पेड़ पौधे कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं, उसको भोजन में बदलते हैं और अपने अंदर कार्बन जमा कर देते हैं। तो राउत जी यहाँ पे एक प्रश्न ये भी है कि हम अपनी ज़रूरत को इतने आगे बढ़ गए हैं कि हम ये नहीं देख रहे कि उसकी हमारी ज़रूरत की वजह से जो प्रकृति है कितनी प्रभावित हो रही है। नहीं, आज तो हम लोग तो ज़्यादा अपने स्वार्थों की तरफ भाग रहे हैं ना। हमें तो ये नहीं है कि हमें प्रकृति को बचाना है। कल जीवन के लिए तो चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन के लिए हमें जंगल बचाने होंगे। आज पूरी दुनिया में 1 मिनट में 4 फुटबॉल के फील्ड के बराबर, क्षेत्रफल के बराबर जंगल कट रहे हैं। आप बताइए, इस तरह से जो जंगल कट तो रहे हैं, और दूसरी तरफ जहां आग लग रही है, अमेजन के जंगल जले, आपके चिली के जंगल जले, आपके दक्षिण कोरिया के जंगल कई महीनों तक जलते रहे, और फिर हमारे हिमालय में इतने जंगलों के जलने से कितना विनाश हो रहा है। तो अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहूँगी कि आप यहाँ पे जो हमारे दर्शक हैं उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि अगर प्रकृति में रहना है तो हमें प्रकृति से जुड़ना होगा, क्योंकि प्रकृति के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और हर किसी की जिम्मेदारी है कि अपने आसपास की प्रकृति को बचाना है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, पानी हमारे सिर से ऊपर बहने लगा है। अब हमें देखना होगा कि हमारे जो प्रकृति ने जो हमें प्राकृतिक संसाधन हमारे जीवन के लिए अमूल्य उपहार दिए हैं, हम इनको कैसे बचा सकते हैं। ये तभी बच सकते हैं जब हम अपने अंदर झांक करके और अपने लाइफ स्टाइल में प्रकृति के अनुसार ही जब तक हम परिवर्तन न लाएं, हम अपने लाइफ स्टाइल को बदलें, उन चीज़ों को रोकें जिससे प्रकृति को नुकसान हो रहा है। हम वो चीज़ करें जिससे प्रकृति को लाभ मिल रहा है। अगर हर आदमी ऐसा करने लग जाएगा कि अपने लाइफ स्टाइल को प्रकृति के अनुरूप बनाने लग जाएगा, तो हम कुछ समय तक प्रकृति को जिंदा रख सकते हैं। और जब प्रकृति जिंदा रहेगी तभी हम जिंदा रह सकते हैं। तो हमें सबसे पहले प्रकृति को मातृभाव दे करके उसको संरक्षण करना पड़ेगा, जंगलों को बचाना पड़ेगा, पानी को बचाना पड़ेगा, और तभी जाकर के हम सांस ले पाएंगे, तभी जाकर के हम पानी पी पाएंगे, और तभी जाकर के हम अपना पेट भर पाएंगे। इसलिए प्रकृति हमारी माँ है और उस माँ का हमें सम्मान करना है, और उस माँ के लिए हमें कुछ भी देना पड़े आने वाली पीढ़ी के लिए, हम इस प्रकृति को बचाने के लिए आगे आएँ, यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ डॉक्टर कल्याण सिंह रावत जी थे, जिन्होंने प्रकृति के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी। उन्होंने ये कहा है कि हमें प्रकृति के साथ अपना भावनात्मक जुड़ाव यहाँ पर महसूस करना होगा और अपनी जीवन शैली को थोड़ा परिवर्तित करना होगा इस आधार पर, जिससे हम प्रकृति को नुकसान ना पहुँचाएँ और जो प्राकृतिक संसाधन उनका संरक्षण यहाँ पर कर सकें। नमस्कार।